हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ा था और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक था हमारा क्या कि एक्टिविटी सीरीज के बारे में, सक्रियता श्रेणी के बारे में आपने पढ़ा था और देखा था किस मेटल की रिएक्टिविटी कैसे है, किसकी कम है, किसकी ज़्यादा है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन किसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। ये बात हम लोगों ने जाना है। आज का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग उसी टॉपिक से रिलेशन है, उस टॉपिक से कैसे रिलेशन है इस बात को हमें जानना है, यहाँ पे समझना है। जब हमने एक्टिविटी सीरीज बनाई थी तो आपको याद होना चाहिए हमने सबसे पहले लिखा था पोटेशियम, लिखा था फिर सोडियम, लिखा था फिर कैल्शियम, लिखा था मैग्नीशियम, लिखा था और फिर शायद आपने अल्मोनियम लिखा होगा, फिर जिंक लिखा होगा, जिंक के बाद आपने लिखा होगा आयरन, लेड, Fe लिखा होगा, लेड लिखा होगा, कॉपर लिखा होगा। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को छोड़े दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर आपने सिल्वर लिखा होगा, गोल्ड लिखा होगा, Ag लिखा होगा, Au लिखा होगा, मरकरी भी इसी में आ जाता है। फिर मैंने उस चीज को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यहाँ पे कुछ रीजन है, मैं बताना चाहूंगा आपको, ठीक। इसमें से कुछ धातुओं को मैं अलग कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की धातुओं को मैं अलग कर रहा हूँ इस तरीके से, और फिर यहाँ से लेकर के और फिर यहाँ तक की धातुओं को मैं अलग कर रहा हूँ, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की धातुओं को मैं अलग कर रहा हूँ, ठीक है। अलग करने का कुछ रीजन है क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़े अकुरेंस ऑफ मेटल्स। अकुरेंस ऑफ मेटल्स का मतलब धातु की प्राप्ति स्थान या कैसे उसको किस फॉर्म में वो पाए जाते हैं प्रकृति में, इसके बारे में हमें जानना है। देखिए, मैंने कभी भी कहा कि जो वर्ड होते हैं उस पर हम फोकस करेंगे और उसकी एक्चुअल मीनिंग को जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में वो हमसे जानना क्या चाह रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है और इसका अर्थ क्या होता है, सेंस क्या होता है, यही तो पढ़ाई होती है, इसी चीज को हमें जानना है। ओके, यहाँ पे हम बात करें धातुओं की प्राप्ति स्थान प्रकृति में कैसा है, इस चीज को हम जानेंगे। यहाँ पे मैंने जो एक्टिविटी सीरीज है उसके अकॉर्डिंग मेटल्स को अलग कर दिया। आपने देखा कि टॉप पे इसको इतने को एक ग्रुप बना दिया, इसको को एक ग्रुप, इसको एक ग्रुप बना दिया। आपको ये पता होना चाहिए एक्टिविटी सीरीज है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी सक्रियता का क्रम है, सक्रियता का क्रम धीरे धीरे घटता चला जाता है, ये बात भी हम लोगों ने जाना था। अगर इसकी सक्रियता धीरे धीरे कम होता हुआ चला जा रहा है तो इसका मतलब इसको अदर एलिमेंट्स के साथ में, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वाटर हो, उनके साथ में जो रिएक्शन है या अभिक्रिया करने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। यही तो एक्टिविटी सीरीज है। इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं, हम जानते हैं कि हमारे प्रकृति में कुछ धातुएं ऐसे होते हैं जो एकदम बिल्कुल स्वतंत्र रूप में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जिसे नेटिव स्टेट भी बोला जाता है। नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट का मतलब वो अपनी खुद की अवस्था में रहता है, यानी किसी और के साथ में वो कंबाइन नहीं करता। जैसे आपने गोल्ड का नाम सुना होगा, यहाँ पे मैंने सिल्वर दिखा, प्लेटिनम दिखा, ये कुछ ऐसे धातु होते हैं जो हमारी प्रकृति में, नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट का मतलब किसी भी अदर के साथ में कंबाइन अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। अगर ये कंबाइन अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये अदर चीज के साथ में रिएक्शन नहीं किया हुआ है। और अदर चीज के साथ में रिएक्शन नहीं किया, जैसे गोल्ड को अगर आप अर्थ से फाइंड करेंगे कभी मिलेगा तो वो प्योर फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि ना उस पर ऑक्सीजन का असर होता है, ना कार्बन डाइऑक्साइड का असर होता है, ना मॉइस्चर का असर होता है, ठीक है। कुछ भी उसको अफेक्ट नहीं करता है, वो उसके साथ कंबाइन फॉर्म में नहीं रहता, यानी फ्री स्टेट में रहता, वो उसका नेटिव स्टेट है। इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए, एक्सपोज कर दिया जाए, एयर में खुला छोड़ दिया जाए, तो अचानक तुरंत ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में और एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके साथ में, हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में भी वो तुरंत रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करके एक कंबाइन स्टेट में पाया जाता है कि यौगिक के फॉर्म में वो पाया जाता है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। ये चीज फ्री स्टेट का मतलब एकदम सिंगल पोटेशियम आपको फ्रेश चाहिए, नहीं मिलेगा, एक जगह पे मिलेगा जहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, सीजियम, पोटेशियम, इन सबको जो है केरोसिन के अंदर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी और के साथ में रिएक्ट ना कर पाए। ये बात भी मैंने डिस्कशन किया था कि जो सोडियम पोटेशियम होता है इसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है, क्योंकि
एयर का कांटेक्ट उसके साथ में ना हो पाए, वहां पे वो सेफ रहता है। ओके, अगर इसको उठा करके बाहर कर दिया जाए तो तुरंत ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा और आने के बाद ये बर्न होने लगता है। सोडियम पोटेशियम के केस में कहता है क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में तुरंत ही रिएक्शन कर लेता है। ओके, मॉइस्चर के साथ तुरंत ही रिएक्शन कर लेता है। तो इसलिए ये किस फॉर्म में पाए जाएंगे, कंबाइन फॉर्म में। और कंबाइन फॉर्म में कैसे पाए जाएंगे, ये कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जा सकते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जा सकते हैं, हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में पाए जा सकते हैं, ये जो ऊपर के हमने लिखे। तो सबसे ज्यादा जो आपके रिएक्टिव होते हैं वो कौन सा होता है, ये मेटल्स होते हैं जो टॉप पे है। ठीक है, दूसरी कंडीशन हम जो बीच में लिखे हैं जिंक, आयरन और लेड और कॉपर, ये आपके मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट का मतलब ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव इसके जैसे और ना इसके जैसे कम रिएक्टिव होते हैं, यानी ये बीच का होता है। बहुत शीघ्रता के साथ में भी रिएक्शन नहीं करता है और ऐसा नहीं है कि वो रिएक्शन ही नहीं करता है, नहीं करता है, लेकिन इसके जैसे इतना फास्ट रिएक्शन नहीं देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं मॉडरेट रिएक्टिव। इसको क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव, यानी कहने का मतलब बीच का, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। ये जो आपके पास दो एलिमेंट्स हमने लिख रखे, ये आपके बिल्कुल ही नॉन रिएक्टिव होते हैं, ना मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट करता है और ना ही ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है। इसके जो कंपाउंड जनरली पाए जाते हैं सल्फाइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में इसके कंपाउंड पाए जाते हैं। इसके आपके ऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, इन सब के साथ में इनका मिलता है। सल्फाइड के साथ में नहीं मिलता इनका, इन सब के साथ में इसका मिलता है। ओके, कार्बोनेट हो गया, इसमें ऑक्साइड हो गया, इन सब के फॉर्म में ये मिलेंगे। ये आपके किस में मिलेंगे, जनरली सल्फाइड के फॉर्म में और कार्बोनेट के फॉर्म में ये चीज मिलेंगे। ठीक है, ये आपके फ्री स्टेट में मिलेंगे। तो नेचर के किस अवस्था में पाए जाते हैं, नेचर में हमारे पास दो अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक आपके स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं फ्री स्टेट में और एक कंबाइंड स्टेट में। किस अवस्था में पाए जाते हैं, एक आपका फ्री स्टेट पाया जाता है और दूसरा आपका होता है कंबाइंड स्टेट। अब अगर आपसे पूछे कि कौन सा कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे, कौन से फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, तो जो एलिमेंट सबसे कम रिएक्टिव है वो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे क्योंकि ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। कंबाइंड स्टेट में कौन से पाए जाएंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो एलिमेंट्स है वो किस स्टेट में पाए जाएंगे, कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे क्योंकि ये रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ये बात हम लोगों ने जाना। ये तो हो गया इतना। अब आते हैं आगे का एक टॉपिक, इसमें डिस्कशन करते हैं कि इसमें दो टॉपिक है। एक तो आपके पास खनिज जिसे बोलते हैं मिनरल्स, एक हमारे पास होता है मिनरल्स, ओके, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, ओर्स। मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, खनिज के नाम से जानते हैं, सॉरी हिंदी में इसे बोलते हैं खनिज, और इसे क्या बोलते हैं, आयस के नाम से जानते हैं, सॉरी आयस के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए क्योंकि इसमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। दोनों को बहुत अच्छे से समझिएगा यहाँ पे जो चीज हम कहने जा रहे हैं। ठीक, ये बात समझिए, प्रकृति में, नेचर में जिस भी अवस्था में कंबाइंड स्टेट में, जो आपके पृथ्वी के अंदर यौगिक के रूप में कंबाइंड स्टेट में जो भी एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, जो मेटल्स पाए जा रहे हैं, जो धातुएं पृथ्वी के अंदर यौगिक के फॉर्म में पाए जा रहे हैं किसी भी रूप में, वो हमारा क्या होता है, खनिज होता है। क्या होता है, खनिज होता है। ठीक है, तो अगर इसकी अदर डिफिनीशन हम देना चाहे तो खनिज की डिफिनीशन मेटल, या क्या लिख सकते हैं, वर्ड द सॉलिड कंपाउंड ऑफ मेटल्स अकरिंग इन नेचर आर कॉल्ड मिनरल्स। जो सॉलिड यौगिक होते हैं जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वो हमारा क्या होता है, मिनरल्स होता है, एक वर्ड में कहेंगे। और मिनरल्स की अगर हमें डिफिनीशन एग्जांपल देना है तब इसकी डिफिनीशन एग्जांपल भी दे सकते हैं। एग्जांपल जैसे आप लिखते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लिखते हैं, NaCl लिखते हैं, KCl लिखते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट लिखते हैं। इस तरीके से आपने जो भी लिखा, सोडियम सल्फेट लिखा, वो लिखा, CuFeS2 लिखा, कॉपर पायराइट लिखा, ये चीज लिखा, ऑक्साइड लिखा, Al2O3 × ट्वाइस H2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसे बॉक्साइट के नाम से जाना जाता है,
ठीक है, आगे बताएंगे इसके बारे में। ये जो चीज आपने लिख रखा ये सब आपके क्या है, सब के सब आपके मिनरल्स हैं। ओके, और आप इसमें देख रहे हैं मेटल मैग्नीशियम कंबाइंड स्टेट में है कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ में, कैल्शियम मेटल्स है जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ में, सोडियम मेटल है जो क्लोरीन के साथ में कंबाइंड स्टेट, पोटेशियम मेटल है जो क्लोरीन के साथ में पोटेशियम कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड स्टेट पे है, सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड स्टेट है, कॉपर और आयरन दो इसमें है जो सल्फर के साथ में कंबाइंड स्टेट है। ओके, एल्युमिनियम मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ में और हाइड्रोजन के साथ में कंबाइंड स्टेट में। तो इस तरीके से ये सब क्या है आपके पृथ्वी पर पाया जाता है और ये आपका क्या है मिनरल्स। हर वो सॉलिड यौगिक जो पृथ्वी से हम प्राप्त करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स का नाम देंगे। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट है ओर्स, अयस्क क्या होता है, अयस्क क्या होता है, अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो आप डेफिनेटली चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वो मिनरल्स जिससे हम सिंपली और प्रॉफिटेबली का मतलब, हम कहने का मतलब कम खर्चे में और आसानी से धातु का निष्कासन कर सकते हैं, उस मिनरल्स को अयस्क बोला जाता है। फिर से एक बार, ओर्स क्या होता है, ओर्स हमारा वो सब्सटेंस होता है द मिनरल्स फ्रॉम विच metals can be obtained profitably is called ores। वह खनिज जिससे हम मेटल्स को प्रॉफिटेबली प्राप्त कर सकते हैं, या प्रॉफिटेबली का मतलब ये हुआ कि लाभ के लिए हम प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। या कह सकते हैं जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम ब्याज पर आसानी से प्राप्त करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं, या उस खनिज को हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं वो कौन कौन से हैं। आइए एक चीज बता देते हैं, जैसे हमने यहां पे लिखा कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, और दूसरा हमने लिखा बक्साइट, तीसरा हमने लिखा गैलेना। इसका फार्मूला आपका है, हाँ इसका फार्मूला आपका है CuFeS2। ध्यान से देखिएगा, इसका फार्मूला बॉक्साइट का Al2O3 × गैलेना PbS लेड सल्फाइड। आपने देखा कि इतने सारे चीज हमने यहाँ पे लिख रखे, लेड सल्फाइड लिख रखा है, गैलेना जिसे बोला जाता है, बॉक्साइट एल्यूमिना जिससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, कॉपर पायराइट CuFeS2 हमारा होता। अब एक बात यहाँ आती है कि इससे हम कैसे प्राप्त करते, कैसे समझने की कोशिश करते, आइए समझने की कोशिश करें। इन सब से आपको पता है इसमें कॉपर और आयरन मेटल है, इसमें एल्युमिनियम है और इसमें लेड है मेटल। इसमें से आसानी से आप एल्युमिनियम को निकाल सकते हैं, और एल्युमिनियम को निकालेंगे तभी आप एल्युमिनियम मेटल लोगों को दे पाएंगे, जान पाएंगे। लेड सल्फाइड से लेड को अलग करते हैं और कॉपर पायराइट से कॉपर को अलग कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इस मेटल को इसमें से अलग किया है, ये आपका मिनरल्स भी बोल सकते हैं। और इस मिनरल्स में आसानी से कम खर्च में आपने इन सबको निकाला है, इसीलिए इन मिनरल्स को ही हम क्या बोलेंगे, अयस्क का नाम देंगे। अब बात आती है कि कौन सा आपके पास अयस्क और है, सॉरी मिनरल्स और है जिसमें से हम नहीं फाइंड कर सकते। तो आपने क्ले, मिट्टी का नाम सुना होगा, क्ले। क्ले में आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है। ठीक है, अगर हम क्ले का फार्मूला देखें ClAy क्ले, तो इसमें Al2O3 होता है जो आपका फार्मूला है, इंटू टॉइस SiO2 होता है, इंटू टॉइस H2O, ये आपका क्ले का फार्मूला है। ठीक है, बॉक्साइट और क्ले में देखिए फार्मूला, यहां तक ये चीजें देखिए, सिलिका इसमें जुड़ा हुआ है, रेत जिसे बोलते हैं, इसके वजह से इसमें से
एल्युमिनियम को आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए ये भी आपका क्या हो गया, मिनरल्स हो गया। लेकिन इसको हम अयस्क नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि इस मिनरल्स में से एल्युमिनियम को आसानी से हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते हैं, इसीलिए ये आपका क्या होगा, मिनरल्स होगा, लेकिन अयस्क नहीं होगा। जबकि ये आपका मिनरल्स भी है, ये भी मिनरल्स है, ये भी मिनरल्स है, क्योंकि ये हम फाइंड करें हर वो वस्तुएं, हर वो मेटल्स जो कंबाइंड स्टेट में, यौगिक स्टेट में आपके अर्थ पे पाए जाते हैं, वो सब आपका मिनरल्स है। लेकिन उसमें से जो आसानी से हम निकालते हैं, कम व्यय में, कम खर्च में निकालते हैं, वो हमारा क्या होता है, ओर्स होता है। और ये आपका ओर्स है, लेकिन ये ओर्स नहीं है, लेकिन इसमें सब के सब आपका क्या है, मिनरल्स है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सभी खनिज आपके, सभी अयस्क आपके खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज आपके अयस्क नहीं होते। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, मिनरल्स but all minerals are not ores। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझाने के लिए मैंने ये इस फार्मूले को, बॉक्साइट और जो क्ले है, ये किसके अयस्क, ये किसके अयस्क है या किसके ओर्स है, तो आप जान सकते हैं ये एल्युमिनियम के, इसमें भी एल्युमिनियम है, इसमें भी एल्युमिनियम है, लेकिन इसमें से एल्युमिनियम को आसानी से हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते, जबकि इसमें से आसानी से प्राप्त कर सकते। इसीलिए इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, अयस्क की कैटेगरी में, जबकि इसको अयस्क की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें से ये नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, तो इससे तो समझ में आ गया होगा। इसी डिफिनेशन को देखते हुए मैंने ये चीज लिखा, ऑल और सभी अयस्क आपके खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज आपके अयस्क नहीं होते, ये दोनों आपका अंतर करता है। ठीक है, जब इतनी सी बात समझ में आ गया, तो आगे हम पढ़ेंगे कि धातुओं का निष्कर्षण हम कैसे करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।